नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 18 अक्टूबर 2022 मंगलवार। और विषय रहेगा टेटनस के बारे में। उससे जुड़ी हुए जितने भी सवाल रहते हैं लोगों के कि नेचुरली हम कैसे इसके बारे में बात कर सकते हैं, वो थोड़ी सी बात करेंगे। और माता जी के जो ग्रुप है नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट, उसमें स्वागत है आपका। और इस ऑडियो को करें शेयर, सुने सुनाएं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज और मिल जाएं टाइम टू टाइम। और चैनल पर जाएं, अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उन सबको प्लेलिस्ट को रेफर करें अपने एक्सपीरियंस के लिए। किचन वाली एक प्लेलिस्ट है, उसको जरूर जाके देखें, जो भी लेडीज हैं वो देखें जाकर, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आप जो है ये जो डाइट है कुछ लोगों को बहुत टफ लगती है, जबकि ये बहुत स्वाद डाइट है। अब मोस्टली आपने सुना होगा कि डाइट स्वाद नहीं लग रही है क्योंकि उसमें फास्टिंग बहुत है, उसमें फ्रूट बहुत है, उसमें बकबका स्वाद आ रहा है, बहुत ज्यादा स्प्राउट्स खाने पड़ रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी इश्यूज होते हैं उसको कॉन्कर करने के लिए माता जी की जो डाइट है वो, उसके अंदर जो स्वाद है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, मसालों का, हर चीज का। और अगर आप पूरी डाइट समझना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर जो लंबी ऑडियोज हैं, जैसे नारियल की है, लीवर की है, गर्भ अवस्था की है, फलों पर चर्चा है, वो सब सारे जाकर सुने तो आपको काफी डाइट क्लियर हो जाएगी। अगर आप कहते हैं कि हम एक ही सिर्फ ऑडियो सुननी है तो आप लीवर का विज्ञान वाली जो ऑडियो है उसको सुने, क्योंकि लीवर की जो जानकारी है वो सबकी अलग अलग है आज की डेट में। चाहे वो कोई भी पैथी हो, हर तरह की पैथी में हर तरह के डॉक्टर की अलग अलग, हर हर तरह के वैद की अलग अलग धारणा है, अलग अलग जानकारी है। तो माता जी क्या सोचते हैं लीवर के बारे में, वो सारा उसमें आपको क्लियर होगा, और उसी में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डाइट क्या रखनी है। तो ये थोड़ा सा करिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए एक ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम का, वहां पे आ जाइए, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं और अनुभव भी बता सकते हैं। तो माता जी, एक ये जो टेटनस का इंजेक्शन होता है, ठीक है, देखिए इसके बारे में हम मेडिकली तो ज्यादा नहीं बोल सकते, आपको पता है हमारी कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। तो उस लिमिट का ध्यान रखते हुए अगर हम ये डिस्कस करें कि जब भी कोई लोहे की चीज लग जाती है या ऐसा कुछ होता है तो हमको सजेस्ट किया जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगाएं। बट हम नेचुरली, देखिए, मैं मानता हूँ कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। अगर हम किसी को पूछेंगे तो आपको पता है क्या कहा जाएगा कि वो जरूरी है, गवर्नमेंट भी यही कहती है। बट मैं यहाँ पे उन लोगों के एंगल के बारे में सोचना चाहता हूँ जिनके पास पैसे नहीं है, हालांकि उनको भी यही कहा जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके लगवा लो क्योंकि वहां फ्री होता है। बट सोचिए कि अगर कोई रिमोट एरिया में है, नहीं जा सकता, कोई ऑफ ग्रिड में ही रह रहा है, उसके लोहा लग गया, तो वो अपनी चिकित्सा कैसे करेगा? उसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। मतलब वो जा ही नहीं सकता ना, तो वो व्यक्ति कैसे वो अपना डर निकालेगा, क्योंकि उसके मन में भी यही रहेगा कि अगर मेरे को ये लगा है और अगर मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया तो हो सकता है कि मेरे साथ फ्यूचर में कुछ हो जाए। तो उस व्यक्ति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करे वो? वंदे मातरम सभी को। मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी, लोहा केवल आज तो इस्तेमाल नहीं होता ना, जो आज इतने तंग कर रहा है। लोहा तो सदियों से, शताब्दियों से इस्तेमाल होता है। और हमारे दशमेश पिता ने तो सर्वलोह के बर्तनों में भोजन पानी का बोला है। तो जो कुछ है, हम अपने गुरुओं के, अपने ऋषियों मुनियों पे, जिन्होंने लोहे का पहले भी इस्तेमाल किया था, उस पे जाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर चोट लगती है तो और कुछ न करें, एक तो मिट्टी का तेल लगाएं और फिटकरी का पाउडर लगाएं और नौसादर लगाएं। इन तीनों चीजों ने जहर निकाल देना है। बदल बदल के कहीं फिटकरी लगा दी, और फिटकरी लगाने के बाद
2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उस पे नारियल का तेल की उंगली लगाते गए और नौसादर भी ऊपर से लगा दिया थोड़ी देर बाद। नहीं, पहले फिटकरी लगा दी, फिर 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद नौसादर लगा दिया, फिर 2 घंटे बाद नारियल का तेल लगा दिया उस पे। तो इसी से क्या रहेगा, और बार बार उसके ऊपर मिट्टी का तेल का फोहा लगा लें और मिट्टी का तेल उस पे 2-4 बूंद डालते जाएं, तो आपका दर्द भी खिंच जाएगा। और एक आता है आयुर्वेद की दवा, प्रताप लंकेश्वर रस। हल्दी वाले दूध से थोड़ा सा फिटकरी का चने का जितना टुकड़ा और 2 गोली सवेरे प्रताप लंकेश्वर रस की और 2 गोली शाम प्रताप लंकेश्वर रस की लेनी है। और बाकी फिटकरी एक टाइम लेनी है, फिटकरी दोनों टाइम नहीं लेनी है। तो मैं समझती हूँ कुत्ते के काटने पे भी चलेगा ये, और इस पे भी चलेगा। और जो महिलाएं बच्चा होने के टाइम फूतिका का रोग लगते हैं, उसमें भी ये अच्छा काम करेगा। कभी उनको फूतिका का रोग नहीं लगेगा, कभी उनको बुढ़ापे में या एक बुढ़ापे में क्या, आज तो एक बच्चा होता है तो हमारी बहू बेटियों के जोड़ दुखने लगते हैं। यहाँ तक और आगे आओ तो आज 4-6 साल के बच्चे भी कहते हैं हमारे टांगों में दर्द हो रहा है। तो बच्चों को तो नहीं देना है ये। बाकी फूतिका से बचने के लिए, जच्चा की बीमारियों से बचने के लिए आप 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम हल्दी वाले दूध से या फटे हुए दूध के पानी से, होना देसी गाय का चाहिए। अगर आप उसको ये 2 गोलियां दे दोगे तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो माता जी, जैसे ये सरिया होता है, या फिर जैसे आपने वेल्डिंग करते देखा होगा। अब मान लो, वैसे भगवान ना करे किसी के हो, बट वेल्डिंग करते हुए वो जो वेल्डिंग से वो जो आग निकलती है, वो किसी के पैर पे लग गई, या क्योंकि अभी मैं टेटनस कवर कर रहा हूँ तो मैं ऐसी चीजों को भी कवर कर लेता हूँ। सवाल जवाब चले हैं तो फिर वो भी कवर कर चले। देते हैं। तो उसमें माता जी, जैसे किसी के वेल्डिंग वाला आपने देखा होगा, बहुत भयंकर होता है, तो वो लग गया और वो उससे तो स्किन जल जाती है पूरी। तो इस केस में क्या करेंगे? देसी गाय का घी लगाओ वहां पर और फिटकरी लो हल्दी वाले दूध से, और 2-2 गोली इसकी भी ले लो 5 दिन प्रताप लंकेश्वर रस की, बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। ओके। और वहां स्किन पे अगर फोड़ा हो जाए, मतलब वो फूल जाती है, पानी भर जाता है, आपने देखा होगा पस सी भर जाती है। वो अगर और पानी भर जाता है तो वहां पर वो लगाना है, एलोवेरा का जेल निकाल के। ये ध्यान रखना, एलोवेरा का जेल जब निकालोगे ना तो 1 ही 2 मिनट में वो गर्म हो जाता है। तो अगर उसको हटा सकते हो वहां से, दूसरा लगाओ, तो मैं समझती हूँ ये फिर क्या है, मरीज को थोड़ा ना काफी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हर 2 मिनट बाद एलोवेरा का जेल हटा के 1 मिनट बाद दूसरा लगाओ। मैं समझती हूँ अगर आधा घंटा में उसको 10-20 बार 25 बार तुमने हटा के दूसरा लगाया ना, उस आधे घंटे में ही वो ठीक हो जाएगा। अब बात है, बहुत बढ़िया। और माता जी, एलोवेरा की बात चली है, उसमें छोटा सा एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि उसको काट के थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए, पता नहीं ये क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं, उसको क्या करना है, जो अ, जड़ में उसका, जीवन भाई अ, बंद करो अपना माइक, तो बहुत इको हो रहा है। हैं, जो काट के हम जड़ की तरफ से काटते हैं तो सफेद हिस्सा होता है ना, जो वहां से पीला पीला निकलता है।
हिस्सा, तो वो सफेद हिस्से के आधा इंच ऊपर तक काट के फेंकना होता है, बाकी इस्तेमाल करो आप। और अगर बहुत ही खराब फोड़ा है, जैसे शुगर वालों को या कैंसर वालों को हो जाता है, वहां पर अगर वो जो पीला पीला जहरीला वो हिस्सा है नीचे का जड़ वाला, वो अगर आप लगाते हो तो मैं समझती हूं कि उसको भी वो ठीक कर देगा। क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर वाला होता है, वो खाने में नहीं देना, वो ऐसे सड़े जख्म में देना है। और कुछ? जी जीवन जी बोलिए। ये जैसे कहीं भी स्किन जैसे जल जाता है, हम लोगों ने जो अनुभव किया, हम लोग की फैक्ट्रियों में अक्सर ऐसा हो जाता है। अगर जलने के साथ साथ ही हम लोग थोड़ा सा गुनगुना पानी उसके ऊपर डाल दें तो वो फफोला नहीं होगा कभी। वो फफोला यदि हो जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी भी भर जाता है, उसको 1-2 दिन फिर उनको वेट करना चाहिए एलोवेरा लगा करके, और उसके बाद में उसको पकड़ करके कैंची से काट देना होगा फफोला को। क्योंकि नीचे जख्म में तो दवाई नहीं जा रही है ना, उसके ऊपर जो फफोला है उसको हम लोग को पकड़ करके ऊपर से और कैंची से धीरे से पूरा काट देना होगा। और उसके ऊपर में फिर हम लोग कोई भी दवाई लगाएं, चाहे एलोवेरा जेल लगाए, चाहे हल्दी वगैरह का लगाए, तो जल्दी ठीक होगा। 2 से 3 दिन लगेंगे, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छे। जी बहुत बढ़िया। तो माता जी, जैसे अब अब मैं थोड़े से अटपटे सवाल बीच बीच में पूछूंगा, क्योंकि लोगों के सवाल ऐसे रहते हैं और कोई ऑडियो सुनने आए तो उसको फायदा हो। तो जैसे प्रेस लग गई, प्रेस करते करते, ठीक है, और कई लोगों की स्किन नॉर्मल, मतलब कईयों की तो ऐसी होती है उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो कुछ ना कुछ उनको कुछ मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। और कुछ लोगों का तो एकदम ही स्किन ही उतर जाती है, ठीक है। तो प्रेस लग गई या फिर गरम चिमटा लग गया उस केस में, और आपने जो हल्दी के साथ फिटकड़ी बोली, वो मतलब कितनी लेनी है, और मतलब दूध के साथ मुंह में रख लेनी है या क्या करना है? हम कोई टैबलेट कैसे लेते हैं, ऐसे ही चने के बराबर फिटकरी मुंह में डालो और गटक जाओ। बढ़िया, हल्दी वाले समझ दूध गया। हल्दी वाले दूध से गटक जाओ बस। तो क्या हुआ, जख्म और चोट मोट का दर्द भी तोड़ती है फिटकरी। तो गोली के जैसे गटकनी है। और जो प्रेस वाली बात हुई, ये वास्तव में सही है। हमें न जाने कितनी बार प्रेस लगी हुई होगी, न जाने कितनी बार क्या हुआ होगा, तो हम तो ध्यान ही नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा अपनी थूक लगा देते हैं उस टाइम। बस तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और जिसको ज्यादा दिक्कत है तो वो गाय का घी भी लगा सकता है, मिट्टी का तेल भी लगा सकता है, और अगर चमड़ी उधड़ गई है, उठ गई है, तो फिटकरी भी लगा सकता है। या चूने के पानी में क्या बोलते हैं, तिलों का तेल, थोड़ा सा 1 चम्मच चूने का पानी, आधा चम्मच तिलों का तेल मिला लिया। अगर घर में रतन जोत है तो आधी चुटकी वो मिला ली, मिला के और उंगली से घुमा के देखो कि वो बिल्कुल मलहम जैसी बन जाएगी, सफेद सफेद है, मलहम बन गई, वो लगा लो। या ये बना के रख दो छोटी सी किसी डब्बी में, कांच की, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी जीवन भाई बोलिए। हम लोग अपनी फैक्ट्री में, क्योंकि एसिड वगैरह का काम होता है, तो अक्सर आदमी भूल करते हैं, तो कभी कभी उनके पैर में या हाथ में लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नारियल के तेल में
भुजा हुआ चूना डाल करके उसकी एक मलम बना करके एक डिब्बा रख देते हैं। जैसे ही किसी को कोई भी जलन हुई या कुछ भी गर्म लग गया तो वो तुरंत वो मलम को लगा देता है। तो उससे चूना से क्या है, वो एसिडिटी भी खत्म हो जाती है और नारियल तेल जो है उसको नरम कर देता है, जिससे फफोला नहीं पड़ेगा। नहीं, नारियल तेल उसको नरम तो करता ही करता है, स्निग्धता देता है ना, तो उसमें जो आगे जख्म सूखने के टाइम इचिंग होगी ना, वो भी नहीं होगी। और हमारे डबरा में तो कनस्टर बना के रख देते थे दुकान के बाहर। रात बिरात किसी को कोई परेशानी हुई, भर के कप ले जाओ। वो बोलते थे कांच का कप ले आओ, ले जाओ। कनस्टर भरा रखा रहता था कई दुकानों के बाहर, ये चूने और नारियल तेल वाला ये बना हुआ रखा रहता था। ये हमने बचपन में खूब देखा है। कई बार हम भी ले आते थे, नहीं बना पाते थे तो खुद। बहुत बढ़िया जानकारी जीवन जी और माता जी। माता जी अब इसी को इमरजेंसी में अगर कुछ नहीं मिले, जैसे रात बिरात में हो, तो तुरंत कोलगेट हो या कोई भी टूथ पेस्ट हो वो लगा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं तो ये कहूंगी, ये अगर एक छोटी कांच की शीशी में 2-3 चम्मच चूने का पानी और 1-1.5 चम्मच नारियल का तेल, चाहे तिलों का तेल डाल के, और थोड़ी 1 चुटकी वो डाल के, क्या बोलते हैं, रतन जोत बना के रख दो। लाल मलहम सी दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो वक्त पूछ के नहीं आता है, प्रेस लग गई या कोई कुछ बनाते टाइम छींटा लग गया, कुकर लग गया, तो ये बहुत अच्छी चीज है, घर में होना चाहिए। और फिर कई बार क्या होता है, आस पड़ोस में किसी क्या हो गया, उठा के दे दी थोड़ी सी। और कोई किसी का सवाल? बहुत बढ़िया। और इससे ये सीखने को मिलता है कि जो इन लोगों ने हमारे घर घर में छोटे छोटे उत्पाद घुसा रखे हैं ना, जिसकी डिपेंडेंसी के चक्कर में हम इनके गुलाम हो गए हैं, उससे हम बच सकते हैं। और पहले भी तो ये सब होता ही था, है ना? तो वो तब हम स्वतंत्र इसीलिए थे क्योंकि तब हर चीज हमारे हाथ में थी। अब क्या है कि हम इनके गुलाम इसलिए हो गए क्योंकि हर चीज के लिए हमें इनका मुंह देखना पड़ता है। और बहुत बार सच में ऐसा ही होता है कि हम सीधा मेडिकल स्टोर पे भागते हैं कि कुछ ना कुछ उनके पास जरूर होगा, जले का या ऐसे किसी भी सिचुएशन में। तो ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, मायने रखती हैं। इसी को खींचते हैं और आगे, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं ये कह रहा था जी। बताना चाहूंगी हम्म। कि मेरे को तो भगवान की बड़ी कृपा रही, बहुत चोटें लगी हैं स्कूटी चलाते में, बहुत चोटें लगी हैं। मेरे दोनों पैरों के अंगूठों के नाखून, एक पैर का अंगूठे का नाखून 2 बार निकला है, एक पैर का 3 बार निकला है। मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया, मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया, केवल फिटकरी से ठीक किया है। केवल फिटकरी फाँक के हल्दी वाले दूध से, और फिटकरी लगा के, फिटकरी भर दो, 1 आध चम्मच जहां भी चोट लग रही है, देखो चोट किस हिसाब से है, आधा चम्मच 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर वहां भर दो, और मिट्टी के तेल का फोहा आसपास एक तरह से टकोर टाइप करो, और हल्दी वाले दूध से चने के बराबर फिटकरी पी लो। मैं नहीं समझती आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी। मैंने तो 2-4 बार बताया भी है, मेरे किसी कारणवश सारी दांत खराब हो गए थे, ये आगे आगे के बस बचा लिए जैसे तैसे, सारी दाढ़ें निकलवा ली धीरे धीरे करके। तो मैंने एक कोई पेन किलर नहीं लिया, एक कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया। घर से अपने फिटकरी का पाउडर रुई में रख के ले जाती थी, और डॉक्टर से कहती थी अब दाढ़ निकाल लिए, वहां पर ये दबा दो, क्योंकि अपने से उतना नहीं प्रैक्टिस है दबाने की, कहाँ दबेगा हिसाब किताब।
तो उनको मालूम होता है कहाँ ये चीज रखनी है, क्योंकि वो रुई रख के खाली रुई रख देते हैं वो लोग, कुछ नहीं लगाते उसमें। तो मैंने उसमें फिटकरी भर के घर से लेके गई हूँ और वो रखवा ली है। और काहे का पेन किलर, काहे का एंटीबायोटिक, काहे का कौन सी अभी बोली टिटनेस, कुछ की जरूरत नहीं है। फिटकरी बहुत अच्छी टिटनेस मतलब का तोड़ है। और प्रताप लंकेश्वर रस, और मिट्टी का तेल, ये चीजें आपने करी तो मैं जिंदगी में कह रही हूँ कि जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब की। जितना आधुनिकता से बचोगे फायदे में रहोगे। देखो ना अपने बुजुर्गों को, सही सलामत हैं, आधुनिकता से बचे हुए हैं। तो जितना आज के जनरेशन युवा गए हैं आधुनिकता में, जितने प्रोडक्ट ला रहे हैं, उतना सेहत को निचले स्तर पे, सेहत फैमिली तो नहीं है ना, बिगड़ी है ना उन चीजों से। तो फिर जितनी ये चीजें निकाली हैं उतना हमारी सेहत का सवा सत्यानाश हुआ है। कोई भी चीज ले लो, नाम चाहे लो ना लो, लेना भी नहीं चाहिए ऐसी चीजों का नाम। तो बचो जितना हो सके इन चीजों से और अपने पुरातन तरीकों पे वापस आ जाओ। और कोई सवाल है किसी का इससे रिलेटेड? जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक और चीज़ है। चीज़ें तो बहुत हैं, अब मेरे दिमाग से निकल गई, मेरा ध्यान बट गया था। फॉर एग्जाम्पल, नाखून जो होता है ना, वो निकल जाता है कईयों का, लग गया कहीं पे, तो उसका कोई उसको मतलब अब चिपका तो सकते नहीं वापिस, क्या कर सकते हैं, उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? क्योंकि लगती बहुत है, वो बहुत दर्द करता है। मैंने तो बताया ना, मेरा एक पैर के अंगूठे का 2 बार निकला है, एक पैर के अंगूठे का 3 बार नाखून निकला है। मैंने केवल फिटकरी खाकर, हल्दी वाले दूध से फाँक कर और फिटकरी लगाकर और मिट्टी का तेल लगाकर ठीक किया है। कोई पेन किलर नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं। अभी बाद में एक मेरे से मतलब 10-15 मकान बाद एक बहन का नाखून निकल गया, तो पैर के अंगूठे का, तो उसकी कम से कम 4 महीने दवा चली, 4 महीने ड्रेसिंग हुई। क्या करोगे? एंटीबायोटिक लेते रहोगे, पेन किलर लेते रहोगे, 4 महीने ड्रेसिंग कराते रहोगे, भटकना अलग, डॉक्टरों के यहाँ जाना आना, लाइन में बैठना, और उन चीजों के साइड इफेक्ट अलग। और मैं एक जीता जागता अपने घर का एक और मैं आपको बताऊं। एक बार मेरे हस्बैंड का नाखून अंगूठे का बिल्कुल निकल गया, सीधे घर आए थे, सीधे घर आए थे, मैंने फिटकरी का पाउडर डाल दिया, जबरदस्त जला। दोबारा दूसरे पैर के अंगूठे का नाखून जरा से पे लटक गया। ये सीधे डॉक्टर के यहाँ गए, मेरे यहाँ नहीं आए। कम से कम 3-4 महीने में करीब मैं समझती हूँ इंजेक्शन लगवा लगवा के, ड्रेसिंग करवा के, कई तरह की दवाइयां खा खा के परेशान हो गए थे। डॉक्टर उल्टा क्या कहता था, जख्म सड़ गया है भाई, अंगूठा कटेगा, पंजा पूरा कटेगा, घुटने तक कटना पड़ेगा। इनको जानकारी तो थी मेरी, है सवा डॉक्टर नहीं, बोलते ही थे। मेरे पापा भी मेरे मम्मी को सवा डॉक्टर नहीं बोल। तो मैंने बेटी से बोल रखा था, बेटा पापा तंग हो चुके हैं, 3-4 महीने में 60-70 हजार लगा भी चुके हैं, और डेली बता रहे हैं अंगूठा कटेगा, पंजा कटेगा, घुटने तक कटेगा, हैं तो अब तंग हो चुके हैं, अब कहेंगे अब घर पे तुम ही ड्रेसिंग करो। तो केवल ध्यान देना, जब मैं पापा को ड्रेसिंग करने बैठूं उस टाइम तुम मेरे को फिटकरी की बोतल लाके मेरे पास में पीछे से रख देना, बातों में पापा को लगा के मैं वो फिटकरी भर दूंगी।
फिर वो कवर करने के लिए मेरे को करीब 1.5-2 महीना लगा था जख्म। और जबकि जब पहली बार पूरा नाखून अलग हो गया था, वो मैंने 10-12 दिन में कवर कर दिया था, फिटकरी हल्दी वाले दूध से देकर और फिटकरी लगाकर, नारियल का तेल लगाकर और मिट्टी के तेल की टकोर करके। वो थोड़ा नाजुक तो रह जाती है जगह, जब तक फिर नया नाखून आए हैं, बाकी चलने फिरने लायक हो जाती हो 2-3 दिन में ही। उसमें थोड़ा बहुत देखो इतना काम हुआ है, दर्द होगा, इतना आज नहीं सहा तो हो सकता है अंगूठा कटाना पड़े, हो सकता है पंजाई कटाना पड़े, हो सकता है टांगी कटाना पड़े, क्योंकि यहाँ अंग भंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फायदा क्या है अंग भंग करवा के, ये बता दो। और कुछ? जी जी। और वैसे तो ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ मैं। एक सेकंड, जीवन जी बोलिए बोलिए। मैं ये बोलना चाहता था कि ये नाखून या दांत, ये जो डिस्टर्ब होते हैं, हम लोग के कड़े हो जाते हैं नाखून, उसके बाद में कमजोर हो जाते हैं, ये सब कैल्शियम की कमी के चलते ही होते हैं। अगर हम लोग अपने शरीर का कैल्शियम जो है मेंटेन करके रखें तो अपने नाखून भी मजबूत रहेंगे। हाँ, नाखून जो बेसी बढ़ा लेते हैं उनके लिए रिस्क रहता है। नाखून अपना समय से महीना में या 15 दिन में काट लेने चाहिए, जिससे किसी को लगे नहीं। मगर कैल्शियम की कमी होने से दांत और नाखून डिस्टर्ब होते हैं, तो इसमें कैल्शियम का भी अपना ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही देखें नाखून कुछ सख्त हो जा रहे हैं, तो ये 2 ही कारण से होता है, ये कैल्शियम की कमी से या विटामिन सी से। तो विटामिन सी अपने को आंवला से मिलता है, और कैल्शियम का तो चूने का पानी थोड़ा थोड़ा किसी भी चीज में व्यवहार करने से वो चूने की कमी खत्म हो जाती है। तो ये दांत भी मजबूत रहते हैं और नाखून भी मजबूत रहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम से ही बनते हैं। और चूने के पानी से आपके जोड़ भी और हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। हड्डियां हमारा ढांचा है, हमारा बेस है। बेस मजबूत होगा तो आपका पूरा बिल्डिंग मजबूत रहेगी। तो चूने का पानी व्यवहार में लाओ, और कुछ नहीं तो सब्जी में डाल के खाओ। अगर आपको दूध असली नहीं मिल रहा है हैं, तो कोई स्वाद में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सब्जी तो खाओगे ही खाओगे। अगर रोटी में मना कर रही हूँ, चावल मना कर रही हूँ, सब्जी की थोड़ी मना कर रही हूँ, तो सब्जी में डाल के खाओ। और जो कुछ आज हमें मिल रहा है ना, उससे हमारे ये सब कम हो रहे हैं। मैंने क्या बोला है कई बार कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारे सारे पोषक तत्वों का झरण होता है। हमें पोषक तत्व मिल तो रहे नहीं है, उल्टा झरण होता है, इसलिए बीमारियां हुई हैं। तो हम पोषक तत्वों से भरपूर खान पान रखें। फिर ऐसी हम चीज खाएं क्यों कि हमारा शरीर उल्टा लग जाए। हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं कि हमारे शरीर को लगे, उल्टा हमारा शरीर लग जाए। वो चीजें हम खाएं क्यों, ये पॉइंट समझने के हैं केवल। तो हम वो चीज खाएं ही नहीं जिससे हमारा शरीर लग जाए। तो ये बातों का ध्यान रखो कि जो कुछ आज मिल रहा है वो हमारा शरीर निचोड़ रहा है, हमारे सारे पोषक तत्व, हमारे सारे घटक निचोड़ रहा है। तो हम वो चीज लें जिससे हमारे घटक और एक्टिव हों, तो हमारा बुढ़ापे तक हमारा शरीर काम आए। ऐसा नहीं हम बस अस्पतालों में अंग भंग करवाते रहें, उनकी दुकान चलाते रहें और खुद को बद से बदतर कर दें। और कोई सवाल हो किसी का? जी जी जी, बढ़िया। तो मंटू भाई, रघुनाथ जी, बंसीलाल जी, संजीव जी, नो नेम जी, आप कोई भी जले कटे का उपचार अगर का उसका कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो पूछ लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कोई पुराना मरीज, नया मरीज, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन। या एक किसी मिनट, का मोन्टू एक मिनट।
मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी, याद आ गई कि जलने के बाद जो कईयों की दाग पड़ जाते हैं, वो अगर आप आम की गुठली और एलोवेरा, आम की गुठली का पाउडर और एलोवेरा मिला के लगाओगे तो वो दाग नहीं पड़ेंगे। अब बताओ मोन्टू। कह रहे थे माता जी, किसी का आ, गाय जो है, उसके पाँव से रस्सी जो है फंस करके, और वो कहीं पर मैदान में उसको लगाया, और बस गाय जो है भागी और उसका पाँव में जो है लपेट के उसको छिला दिया। और उसपे क्या लगाएं जो मतलब ठीक हो जाए? उस पे और फिटकरी बहुत लगाओ दर्द कर। पाउडर, उस पे फिटकरी पाउडर करके लगाओ और बिल्कुल भर दो वो घाव चारों तरफ। 100 ग्राम करीब फिटकरी मैं समझती हूँ पाँव पे लग जाएगी, पाउडर 150 ग्राम कुछ लग जाएगी है, क्योंकि अगर घाव गहरा है कितना है वो पता पड़ेगा आपको। 150 ग्राम पीस लो, बिल्कुल बारीक पीसनी है। फिर वो पीसने के लगाने के बाद है उसको थोड़ा सा ना किसी में फिटकरी खिलाओ भी, चारे में। ये समझ लो अब उसको तुम इंसान के लिए तुम लोग बोलते हो चने के बराबर, उसको तुम उसके बराबर दे दो, राजमा के बराबर। ठीक है, फिटकरी का टुकड़ा पीस के किसी से सामान में मिला के दे दो, गुड़ में मिला के दे दो। ठीक है, और फिर 2 घंटे बाद उसके ऊपर नारियल तेल का फुहा से लगाओ या उंगली से टपकाओ नारियल का तेल पूरे जख्म पे, और 2 5 10 दिन में कवर हो जाएगी फिटकरी हर माता जी जख्म वही पे। चीज है वही चीज अगर मतलब आदमी को हो तो बता तो दिया अभी, शायद तुम देर से आए हो ये रिकॉर्डिंग सुनने, बता ये यही करना है। कहीं भी जख्म है, किसी को भी जख्म है, किसी भी जीव को, इंसान को, जीव को, सबको जख्म पे तो। फिटकरी लगाना है। और चोट पे भी फिटकरी, मैंने पहले भी ये रिकॉर्डिंग हुई है। गीली चोट है, माना जख्म हुआ है या खून निकला है, वहां फिटकरी लगाना है, भरना है वहां पे। सूखी चोट है तो फिटकरी केवल खाना है और वहां मिट्टी का तेल लगाना है। और गीली चोट में खाना भी है, भरना भी है जहां जख्म है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? और किसी को इसके बारे में कोई जानकारी हो वो भी अपनी जानकारी रख सकते हैं। ये मत समझना कि मैं ही सब बताऊं या जीवन भाई बताएं, आप भी रखो अपना कुछ जानकारी। माता जी एक चीज और है यहाँ पे। मान लो कोई लंगर बना रहा है, आपको पता है वहां पे कैसा माहौल होता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट होती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सांस चढ़ती है, क्योंकि हवा में मॉइस्चर बहुत होता है और धुआं बहुत होता है। आपने देखा होगा कि आजकल की लड़कियां जो है, जब लंगर बनता है तो वहां पे बैठ नहीं पाती हैं। खास करके वो आपने देखा, वो जो धूनी होती है, धूनी को जब वो एक लेडीज फूक मारती है, वो लंबा सा वो सरिया सरिया टाइप का होता है जिसमें फूक मारती है उसके पाथियों के ऊपर, तो वो बाकी सब डर जाती हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं एकदम। और लोहड़ी जो त्योहार होता है इसमें भी यही होता है, लोग दूर हो जाते हैं फटाफट। तो ये जो आंखें जलती हैं, अब मान लो कोई बच्चा है वहां पे, या कोई 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 ऐसी लेडीज या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसकी जल गई आंखें। अब आंखें जल गई, स्किन जल गई, उनको मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है मेरे को, तो उस केस में उनको क्या करेंगे? और उसमें उनको उल्टी भी आ रही है, उसका उपचार कैसे करेंगे? अब म्यूट पे है। आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। अरे बाप रे, ऑफ है। हाँ हाँ। चेहरे पे कच्चा दूध लगा सकते हो,
दही लगा सकते हो और घी भी लगा सकते हो और गुड़ का पानी भी पिला सकते हो या गन्ने का रस पिला सकते हो। और उल्टी आ रही है तो काला नमक, मीठा सोडा, नींबू के साथ चटा सकते हो, एकदम आराम आ जाएगा। और जैसे सांस चढ़ रही है और उल्टियां आ रही हैं उसमें भी ये सब चल जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है माता जी, एक और चीज है, जैसे जो लोग, मैं आपको वैसे अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे फादर 35 साल से ज्यादा जो है वो कपड़े के काम में रहे हैं, मतलब जहाँ पे जो रुई होती है ना उसको वो किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। धुना जाता है, जी जी धुनते जी। हैं। हाँ हाँ, और बहुत कुछ होता है वो, मतलब पूरी फैक्ट्री में घूमने का काम था उनका। तो अब होता क्या था कि वहां पे उनको सजेस्ट किया जाता था कि गुड़ ज्यादा खाना है, बट स्टिल कई लोगों को हाँ टीबी टाइप के सिम्टम हो ही जाते थे। तो मेरे फादर को, हाँ ये बात है 80s की, मतलब 80 से 90 के बीच की बात है ये, कि उनको फैक्ट्री के चक्कर में टीबी टाइप का इशू हो ही गया था, तो उनको इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिए थे, क्योंकि फैक्ट्री वाले तो यही करते हैं, आपको पता है। तो ये जितने भी लोग होते हैं जो कपड़े के काम में हैं, जिनके सांस में ऐसी चीजें जाना और रोज की बात है, तो उन वो गुड़ के अलावा और क्या हाँ, क्या कर फेफड़े में चले सकते हैं? जाते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो देखो हमारे यहाँ मायके में काम था, कपड़े की दुकान थी पापा की। है, यहाँ आई तो यहाँ फैक्ट्री है डिब्बों की, तो गत्ते में भी जबरदस्त धूल होती है। तो मेरे को भी टीबी हो गया था 2-3 साल बाद। कुछ परिस्थितियां भी जबरदस्त कठिन थी और गत्ते की धूल भी थी, तो मेरे को भी टीबी हो गया था। तो मैं क्या करती थी, जो एलोवेरा के छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, जिसमें अभी ज्यादा जेल नहीं आई है, मतलब बहुत बड़े नहीं हुए हैं, जेल तो है पर बहुत बड़े नहीं हुए हैं। तो जैसे खीरा खाते हैं ना, एक पत्ता सवेरे एक पत्ता शाम में खाती थी। दवाई लेने की गुंजाइश भी नहीं थी। तो मैं समझती हूँ कि मेरा टीबी 2-4-6 महीने में ठीक हो गया था। अब टाइम नहीं याद, क्योंकि इसको भी जमाना हो गया आधा शतक कम से कम। तो आप भी कर सकते हो एलोवेरा, छिलके सहित खाओ, पर घी बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। नहीं तो एलोवेरा का जेल खाओ, बहुत संभल जाएगा। नहीं तो अब जैसे बुढ़ापा है ना, अस्थमेटिक हो गए ना, फिर जैसे अरविंदर के पापा का हाल हो गया था ना, बहुत सीरियस वो हालत में आ जाएंगे। माता जी, हाँ, एलोवेरा के जेल में जो पीला पीला जो दिखता है वो क्या वो पॉइजन है, जहर भी है क्या वो? वो जो अभी मैंने, आप नहीं थे शायद, दोबारा पूछ रहे हो, वो जो जड़ की कुछ हिस्सा सफेद होता है ना, जी। तो उससे आधा इंच ऊपर का काट के फेंकना होता है, बाकी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो वो आधा इंच ऊपर का हिस्सा है ना, अगर किसी का शुगर के कारण या कैंसर के कारण बिगड़ा हुआ जख्म है, वो वहां काम आएगा। जैसे हल्दी, गौमूत्र, वो ऑरेंज वाले फूल क्या बोलते हैं उसको, गेंदे के फूल वगैरह वगैरह लगाते हैं ना ऐसे जख्मों में, तो ये भी अगर उसके साथ मिला के डालोगे तो भी चलेगा, अकेला लगाओगे तो भी चलेगा। ये वहां बिगड़े हुए जख्मों में काम आएगा, बाकी वो खाने के काम नहीं आता है। वो आधा इंच ऊपर का टुकड़ा काट के फेंकना होता है, बस उतने हिस्से में होता है वो। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपके पास एलोवेरा का इंतजाम हो पा रहा है
तो रोजाना खाने में क्या है? अब अगर शेव करते हो रोजाना, शेविंग भी आप अपनी एलोवेरा से करो, नहाने में भी आप एलोवेरा लो, तो मैं समझती हूँ कि काफी खर्चे भी बचेंगे आपके और सेहत भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। माता जी। और किसी का कोई सवाल? बहुत बढ़िया जानकारी रही। तो इसके अलावा माता जी एक और चीज है, वैसे बहुत अजीब सा सवाल है बट आएगा मन में लोगों के। जैसे जो बहुत बर्तन धोते हैं, बहुत पानी में हाथ का प्रयोग, पैरों का प्रयोग करते हैं, उनके वो आपने देखा होगा ना, एकदम वाइट हो जाते हैं। अम, और अब तो सिलिकॉन के वो आ गए हैं पहनने वाले, पहले तो थे नहीं। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बेचारों को नहीं पता सिलिकॉन के बारे में, और लेडीज लोग तो बेचारी बदनाम होती हैं। वो सिलिकॉन वाले ना तो लड़के लाके देते हैं, गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों में भी मिडिल क्लास का भी यही है, एक पास की दुकान पे मिलने लग गए हैं अब तो। पर शर्म शर्म में सास जो है वो अपनी सास से डरती है, बहू अपनी सास से डरती है कि क्या कहेगी, हाई फाई हो गई है मेरी बहू, मैं तो प्रयोग करूंगी नहीं। तो वो क्या है कि सारा जॉइंट फैमिली के बर्तन मांज मांज के उनके जो हाथ हैं एकदम सफेद हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। तो उसकी कोई चिकित्सा है? और कई बार क्या होता है, वो इतने अजीब हो जाते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पर देखो, फिटकरी के पानी में भी हाथ रख सकती है थोड़ी देर, 5-10 मिनट। एक और फिटकरी हल्दी वाले दूध से लेना भी है, और गाय का घी भी लगाना है, और जो मेरा बाम है वो भी काम करेगा। हाथों को चाहे फिटकरी से साफ कर लो, पहले फिटकरी वाले पानी से, चाहे स्प्रिट से, वहां मेरा बाम भी काम करेगा। बाकी फिटकरी खाना भी पड़ेगी। और बाकी बाद में मेरे को बता देना सिलिकॉन के बारे में, मैं नहीं जानती हूँ, बाद में तुम बता देना चाहे जब। जी जी, मैं तो भेज दूंगा, बड़े सस्ते मिलते हैं। हाँ, वो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स, वो बस पहन लो उनको और बर्तन वर्तन धो लो जो धोने हैं, है ना? अरे तो बाबा, उसको तो मैं बिल्कुल मना करती हूँ। बताओ अपने तो वो बताओ। प्लास्टिक। नहीं, वो बिहार सिलिकॉन होती बिहार है। में तो बहुत। हाँ भैया, बोलिए बोलिए। यह बोल रहे थे बिहार में तो उसको पसंद ही नहीं करते। मैं भी नहीं करती भाई पसंद। ईश्वर ने जो हाथ पैर दिए हैं, ऐसे चलो, कुदरती काम करो, बुराई नहीं है हाथ पैर। सबसे नुकसान अगर तुम देखो ना, बर्तन मांज के हमने, मेरा मायके का परिवार, यहाँ परिवार है ही नहीं ससुराल में मेरे ज्यादा। तो मायके का परिवार तो इतना बड़ा था कि ये समझ लो डेली के डेली कम से कम 8 जने तो आते थे। 12-15 आ जाए तो कोई बात नहीं है, डेली। इतना बड़ा परिवार था हमारा। तो हम तो खुद बांधते थे बर्तन, हमारे तो हाथ कभी खराब नहीं हुए। आज हाथ खराब क्यों हो माता रहे जी, हैं? पहले वो राख का यूज होता था ना, और वो मिट्टी का यूज एक होता था, ये बात, साबुन के कारण भी। बर्तन भी राख से जी जी। मांजे जाते थे हैं। तो रोटी भी उस पे होती थी, तो हमारे शरीर में इसकी क्या नाम, चूल्हे की, तो हमारे शरीर में खुराक लगती थी। आज गैस की खा रहे हो, और सरफ साबुन न जाने क्या क्या जेंटल लिक्विड से बर्तन कर रहे हो, तो नुकसान तो होगा। तो उसके लिए मेरे हाथ में भी वो समस्या हो रही थी, जैसे भैया बता रहे थे, वो सेम समस्या मुझे भी हो रही। अभी तो मैं वही मिट्टी का और वो चूना का जो बचा हुआ था खली, उसी सब को मिला के यूज कर रहे हैं, तो उससे काफी अच्छा बर्तन साफ होता है। तो बर्तन साफ करने के लिए मैं भी बता देती हूँ जी कि नींबू जितना भी तुम इस्तेमाल करते हो ना, कहीं ऐसी जगह जी। फेंकते जाओ जहां सूख जाए छिलका। ठीक है। और कहीं गांव से वो मंगा लो, राख, और उसी जी में नींबू सूखा हुआ पीस के डाल लो।
छिलका, थोड़ा बहुत तो उसमें खट्टापन होता ही है। और मीठा सोडा मिला लो, नमक मिला लो, उससे बर्तन मांजो, बहुत अच्छे बनते हैं। और थोड़ा सा जी रीठा मिला लो, इतने अच्छे बर्तन साफ होते हैं। मैं तो अब कुछ दिनों से तो अब नींबू लाए कौन, मेरे लिए भी बहुत समस्या है, अकेली हूँ, क्या क्या लाऊं, क्या क्या करूं। तो मैं तो खाली रीठे से भी बर्तन मांजे ना तो भी अच्छे मंजे हैं। जी रीठा पिसवा लिया, बाकी दूसरा यूज अभी कर नहीं पाई हूँ। कपड़े धोने के लिए भी मैंने पिसवाया था, तो वो भी करूंगी किसी टाइम। तो बाकी बर्तन तो मैंने करके देखे, बहुत अच्छे सब साफ हो रहे हैं रीठे अच्छा, से। ये रीठा का जो पाउडर बना रहे हैं इसमें काफी तकलीफ आ रहा है। वो उसको कटिंग करके डाले, सूख ही नहीं रहा है धूप में, कितना लसलसापन अभी भी इसमें बहुत ज्यादा है। वो बात तुम्हारी सही है, वो बड़ा ढीठ चीज है। तो जी मेरे को किसी ने सलाह दी, छिलके सहित, गुठले सहित, जैसा रीठा जी है ऐसे ही पिसवा जी लो। अच्छा शाबाश है उसको, मेरे चक्की वाले को बेचारे ने पीस के तो दिया। केवल 10 किलो ठीक मैंने है। पिसवाया फिलहाल। मैं पिसवा के तो अच्छा देखूं कैसा बन रहा है। अच्छा तो पीस के दिया तो उसकी जो गुठलियां है ना, चक्की में से जहां से उसने डाला था, ऐसे निकल रही थी, जैसे उड़ रही थी चिंगारियों जैसे, गरम गरम लग रही थी, हाथ पैर में, गले में, कहाँ ही उचक के लग रही थी ना। तो सारी अच्छा बरसात पड़ रही थी जैसे उस वहां पे, इतनी गरम हाँ गरम लग रही थी। तो बाकी ये है, मैंने बर्तनों में करके देखा, अच्छा काम हुआ है। अब कपड़ों में किसी टाइम करके देखूंगी, अभी तक मैं कर नहीं पाई। ऐसे तो हम एक करके बार देखो। जी जी वो बाल हाँ धोने के भैया। लिए ना, वो जो होता है आंवला रीठा सिकाकाई का, तो आंवला के साथ जब इसको पीसे थे तो पाउडर सही से बन जा रहा था, लेकिन केवल रीठा का पाउडर बनाने में दिक्कत हो रहा हाँ, उसके साथ हो जाता है। है। जी भैया आप अगर मैं रीठा अपना बताता एक हूँ साल के लिए ऐसे रख छोड़ोगे ना गुठली के साथ, तो मैं बिल्कुल सूख बताता जाता है हूँ वो। आप रीठा को ला करके उसका गुठली छुड़ा दीजिए और जी उसको पानी में उबाल लीजिए। ठीक है उस पानी, थोड़े से पानी में रीठा जो है उबाल लीजिए, उसको पूरा गला करके उसका लिक्विड बना लीजिए। और ठीक है उसमें जो है, चाहे लकड़ी की हो चाहे गोबर की हो, उसकी राखी जो है, भस्म जो है, वो उसमें मिला दीजिए। मिला करके उसको किसी भी डिब्बी में भर दीजिए, वो जम जाएगा। जी जी यही सब जो है बाबा रामदेव या कोई भी ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छा और रीठा क्या है, खाली झाग तैयार करने के लिए है। और जी जी जो नींबू का इन्होंने बताया वो बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर उसको मिला सके या नींबू का रस भी मिला सके, छिलका मिलाएंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, उससे तो बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो रीठा को पीसने पिसाने के चक्कर में नहीं पड़ करके, अगर इसमें बर्तन साफ करने के लिए बनाना है तो उसको पानी में थोड़ा सा गला लीजिए। और जी वो जब पूरा पानी बन जाए रीठा का, थोड़ा सा झाग निकलेगा, टाइम लगेगा, पूरा पानी बन जाए तो उसमें उसमें जो है वो अपना लकड़ी का या गोबर का राख मिला दीजिए, वो बहुत बढ़िया बन जाएगा। जी ऐसा भी कर सकते हो कि मंडी में जाकर तुम वो ले आओ, जो सड़ा हुआ नींबू, थोड़ा थोड़ा दागी होता है ना। तो मैं बर्तन साफ करने के लिए लेके आती हूँ ना, जब पीतल के बर्तन मेरे पास 6-12 महीने में एक बार साफ करती थी, अब तो साल 1.5 साल हो गया नहीं कर पाई हूँ। तो उठा लाती थी, फिर एक टंकी में डाल देती थी, टंकी में डाल के उसमें सारे बर्तन पटक देती थी। महीने 15 दिन बाद फिर वो निकाल के मांजती थी। तो नींबू का वो तो फेंक के जाते हैं मंडी में, 10 रुपए में भी आपको कट्टा भर के दे देंगे, 20 रुपए में। 20 रुपए में पकड़ा देती थी ना, कट्टा भरा हुआ ले आती थी और डाल देती थी। तो अगर ऐसे तुम करोगे ना, किसी 50 लीटर की भी प्लास्टिक की टंकी में तुमने 1-2 कट्टे डाल दिए और बंद करके रख दिया, महीने 2 महीने बाद खोलो तो उसमें ना तितली टाइप के ना मच्छर आ जाते हैं, जाने कैसे आ जाते हैं, अंदर कुदरत है ये। फिर उसको खोल के रखो, सारे मच्छर उड़ जाएंगे, एक समय आएगा उसमें एक भी मच्छर नहीं दिखेगा।
उसमें पानी वानी नहीं मिलाना है। फिर उसको क्या करो, निकाल के ना पीस लो, मिक्सी में ही पीस लो, चाहे या आसपास में कोई चटनी पीसने वाला हो तो वो भी 10-20 रुपए ले लेगा, तुम्हारा पीस देगा, क्योंकि गल तो गया है। उसको पिसा के लाओ, उसमें राख मिलाओ, नमक मिलाओ, मीठा सोडा मिलाओ, हो सके तो ये भी मिला दो, क्या नाम है, रीठा। और हो सके तो जो तुमने डाल दिया है ना टंकी में, क्या कहते हैं, नींबू सड़ने के लिए, गलने के लिए, उसी में रीठा मिला दो, रीठे का छिलका। फिर जब पीसोगे वो भी उसमें पिस जाएगा, या चटनी वाले से पिसा लो, 10-50 रुपए जो लेता है ले लेगा, है तो वो पिसेगा ना, वो अच्छा पिसेगा, और मिक्सी में आपकी मेहनत भी ज्यादा। फिर उसमें अपने हिसाब से राख मिला दो, राख मिला के किसी प्लास्टिक की पन्नी के ऊपर बड़ी सी लेके उस पे सुखा दो। सुखाने के बाद उसमें मीठा सोडा और नमक बाद में मिलाना जब सूख जाए, नहीं तो पहले मिलाओगे तो उसमें क्या होगा, पानी छोड़ेगा, वो सूखने में ज्यादा टाइम लेगा। तो इतना बढ़िया लगेगा ना, इससे आप नहा भी सकते हो, पता है, अच्छा। बाल नहीं, पूरे शरीर पे नहा भी सकते हो। अगर देसी गाय का राख होगी फिर तो मैं कहूंगी सोने पे सुहागा है, इतना अच्छा जी। लगेगा आपको, आनंद आ जाएगा। और किसी का कोई सवाल है? बंसीलाल जी, आप क्या कह रहे थे? और एक और बात माता जी, कि आपने जो मीठा सोडा बोला वो कितना जाएगा, मतलब आप कुछ अंदाजा, कितने किलो में कितना? बच्चे, ये तो मेरे से सवाल ही मत किया करो कितना का, क्योंकि मैं तो एक अंदाज में बनाती हूँ। जितनी भी चीजें आज तक बनाई है ना मैंने, मेरा तोल मोल है ही नहीं, बस अंदाज से बना लेते हैं। ये थोड़ा अंदाज करना सीखो। 1 किलो, 1 किलो आज यदि राखी कोई है चीज तोल मोल तो नहीं उसमें, करनी। 1 किलो यदि राखी है उसमें 50 ग्राम 100 ग्राम होने से हो जाएगा। हाँ चलेगा। बहुत बढ़िया। मेन चीज है उसको बढ़िया से मिलाना है, हर तत्व हर जगह पहुंच जाए, ये मिलाने में मेहनत है। तभी तो कह रही हूँ ना, पहले तो सूख जाए, सूखेगा तो आपको मेहनत उतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। गीले में तो वो और ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी, क्योंकि वो भी होगा ना, और पानी छोड़ेगा, मीठा सोडा भी, नमक भी। तो जब सूख जाएगा ना, उसी के ऊपर आप बुरक देना, फिर मिला लेना, नमक भी मीठा सोडा भी। और कोई किसी का सवाल है? बहुत बढ़िया सेशन रहा। सवाल तो बहुत है मन में माता जी, क्योंकि ये जो जले कटे वाले काम है ना, ये होते ही रहते हैं लोगों के साथ, बहुत चीजें हैं। बट भैया ये जो आपने सबसे शुरू में, हाँ जी बोलिए बोलिए। कह रहे थे माता जी, किसी के अंदर में अगर जैसे बाहर में होता है ना कि कभी चोट लग गया या खरोच लग गया तो ब्लड निकल रहा है, या पता चल जाता है कि हाँ कि छिल गया है, लेकिन जब अंदर में कोई कारण से मान लीजिए कि अगर अंदर में छिल गया या कोई प्रकार का ऐसा चीज हुआ, तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? वो बताया तो सही ना बेटा मैंने, कि अंदरूनी चोट में, मैंने कल भी बताया था शायद परसों, उसके लिए कि अंदरूनी चोट के लिए आपको हल्दी गुड़ का काढ़ा पीना है। हड्डी ऐसे फ्रैक्चर जनरल के लिए आपको हल्दी गुड़ का काढ़ा पीना है, घी पी के, और फिटकरी हल्दी वाले दूध के साथ फांकनी है। चाहे इसको कोई भी अंदरूनी ले चोट सकता हो चाहे बाहरी भी चोट हो, कि खून निकला है चाहे नहीं निकला है, हल्दी गुड़ का काढ़ा आप, ये सर्दियां चालू हुई हैं, मार्च तक या फरवरी तक सभी लोगे तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा। तो सर्दियों में कईयों को जोड़ दर्द करते हैं, तो हल्दी गुड़ का काढ़ा तो पूरी सर्दियां लो सभी। शायद कल ही चर्चा हुई है इस बात पे,
तो सभी जी आप हल्दी गुड़ का काढ़ा घी पीकर लो, और चोट के टाइम हल्दी वाले दूध के साथ फिटकरी का टुकड़ा फाँकना है, और जख्म पे फिटकरी का पाउडर डालना है, और ऊपर से नारियल तेल का उंगली से टपकाना है। और कुछ? जी माता जी। मंटू भाई और कुछ भी हो पूछ लो। ठीक ठीक सवाल ठीक चाहिए, सवाल पैदा करें कृपया। हाँ। और ये माता जी एक चीज और पूछना था। किसी के सिर पर अगर ट्यूमर टाइप का या कुछ भी ऐसा फूला हो, जैसे कोई कारण से नहीं, या कोई चोट भी ना लगा हो लेकिन उसको दिख रहा हो कि हाँ फूला हुआ है, तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि वो जो है ट्यूमर है या कोई प्रकार का घाव या कुछ भी ऐसा, कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, ये क्या है, हमने जो जुकाम की गोलियां खाई है ना, जी या सिर दर्द की गोलियां खाई हैं, तो वहां पर कुछ न कुछ आपके टॉक्सिन जमा हो गए हैं। अच्छा। हैं, तो इसके लिए जो मेरी किट है ना, वो जबरदस्त काम करेगी। अब तुम देखो, नवनीत भाई ने जितना कानों से निकाला है, मेरी इतनी उम्र है मैंने नहीं देखा। जीवन भाई आपकी भी उम्र है, आपने देखा है ऐसा कुछ? नहीं, वो चमत्कार हुआ है, नहीं देखा ऐसा। भाई पहली बार तो उसने फिर भी धुंधला टाइप का था, जबकि इससे भी 4-5 गुना बड़ा था। है, अब की बार तो बिल्कुल काला कलूटा निकला है। तो भाई ये बताओ कि ये चीजें निकल रही हैं अगर किट से, तो अंदर आप कहाँ कहाँ कटवाओगे, कितना अपना अंग भंग करवाओगे? ये केवल किट से निकाल के मैं समझती हूँ काम हो जाना चाहिए। खान पान में भी परहेज करना पड़ेगा, ये किट काम कर जाएगी यहाँ। क्योंकि मैंने बताया ना, सिर के बालों से लेकर छाती तक के सारे रोग किट से साफ हो जाएंगे, बशर्ते खान पान, रहन सहन, जीवन शैली सुधारते हो, घी पीते हो, घी डालते हो। ये बहुत कुछ समझाया गया है हर बार, तो वो ठीक हो जाएगा। गारंटी मेरी 0% नहीं है भाई, जबकि नवनीत भाई नाराज भी हो चुके हैं इस बात पे। अच्छा क्या माता जी। ऐसा क्यों बोलते हो गारंटी नहीं है? जब ठीक हो जाते हैं सब तो क्यों गारंटी नहीं देती हो? नहीं, गारंटी नहीं दूंगी मैं। माता जी, एक व्यक्ति है जिसके मतलब आधा फेस में पूरा ट्यूमर टाइप का मतलब पूरा लटका हुआ है, तो क्या मतलब उसका ठीक नहीं हो सकता है क्या? उसका कोई उपाय नहीं है? इतना है तो फिर पहले किट ले लो। हैं, जितना निकलता है किट से ठीक है, फिर नाड़ी शोधन कराना पड़ेगा। जी जी परहेज करेगा? जी। क्योंकि परहेज के बिना तो मैं दवा दूंगी ही नहीं, और गलती करोगे नुकसान किसका करोगे? मेरा थोड़ी होगा। जी। लेकिन वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो किस कारण से माता जी वहां पर जमा होता वो बेटा कह तो रही हूँ ना, आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। मैं इस बात को कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। कभी आंधी आए तो आपने देखा होगा कि गोल गोल घूम के आंधी एक जगह इकट्ठा कर देती है कुछ कचरा, सारा है? तो जी नहीं, कुछ न कुछ कचरा इकट्ठा कर देती है आंधी से। तो जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, अंदर जो हमारे गैस है वो आंधी है, और टॉक्सिन है वो कचरा है। जी पे छोड़ा, और फिर एक बार वहां कचरा जमा हो गया तो फिर बार बार वहीं जमा होगा, वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? जी जी कुछ भी नहीं है, वो टॉक्सिन जमा हुए हैं, गैस ने वहां छोड़ा है एक बार, तो वो फिर अब लेयर वहां जमती जाएगी और बढ़ता जाएगा, तो वो नाड़ी शोधन से ठीक हो जाता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात है परहेज। इसलिए मैं गारंटी नहीं देती हूँ, क्योंकि सामने वाला न चाय छोड़ पाता है, न पेन किलर छोड़ पाता है,
न और चाचों के। जिसका हाँ, जिसका माता जी नॉर्मल है, जैसे बहुत छोटा सा है, 1 इंची का या कुछ भी बहुत छोटा सा, तो वो नॉर्मल मतलब अगर फास्टिंग करे या नेचुरल में आए तो क्या उससे भी टॉक्सिन क्या कम होगा? होगा। करके देखो, करके देखो। ये तो ट्राई करने में क्या बुराई है। बाकी जब तक वहां पर हम, क्या है, प्याज का रस है ना, वो तेजाब का काम करता है। नहीं, एक चीज हम देखे थे, किसी को माता हुई थी जिसे पॉक्स जिसको बोला जाता है, वो क्या हुआ कि एक बार हमारे दोस्त को ही हो गया था, तो हमारे आँख के सामने सारा चीज हो रहा था। उसको कोई भी मतलब उसके गांव में पहुंचाने के लिए तैयार नहीं था, तो हम ही उसको पहुंचाए। हम बोले नहीं, हम ये सब चीज नहीं मानते हैं, कि नहीं हमको लसेंग लग जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, तो हम उसको पहुंचा दिए उसके घर तक। लेकिन उस वो जो उपाय किया था, तो उसके बारे में हम उससे जाने कि मतलब कैसे, तो वो क्या किया, वो खाने बंद कर दिया। तो कुछ भी नहीं लिया वो, मतलब सिर्फ खाना बंद कर दिया, तो देखे उसका कि जो बैक्टीरिया था उसके अंदर, तो वो धीरे धीरे अपने ही मतलब कोई दवाई ना लिया और सिर्फ खाना बंद किया और खाया ही नहीं, मतलब सोया रहा 1 सप्ताह तक, तो उसका ऐसे ही छूट गया वो। तो जो हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, वो हम बैक्टीरिया को खुराक दे रहे हैं। तो जी। व्रत तो है ही सबसे अच्छा। मैंने बोला ना, करके देखो। बाकी जो प्याज के रस में मैं दवा देती हूँ ना, प्याज के रस में से जो धुआं होता है ना, वो तेजाब का काम करता है। ऐसे गला देता है, और दवा उसमें मिलके कि 1 मिनट में कोमा से भी मरीज निकाल दिए हैं। तो अंदर कुछ हाँ। रहने नहीं देता है। अगर फास्टिंग से हो जाता है तो यहाँ वहां भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। नहीं फास्टिंग माता तो जी, सबसे मतलब जो अच्छी है, जो पर नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल के लिए बोले हम, कि अगर नॉर्मल जिसको हो, बहुत छोटा सा हो ट्यूमर, उसके लिए बोले। और बड़ा तो को तो कह तो ठीक है, ना, उसको तो करना। फास्टिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। पर ये ध्यान रखना, शरीर को खुराक देनी है। अगर एक जने को आपने हफ्ता भर कुछ नहीं खाकर ठीक होते देखा है, अगर उसने शरीर को खुराक नहीं दी है, फल सल है, और दूसरे को अगर आप कराते हो, तो हो सकता है उसको नुकसान हो जाए। क्योंकि शरीर को खुराक देनी है, लीवर को नहीं देनी है। जो रोटी नहीं खाना है, माना लीवर को नहीं देना है। शरीर को देना जी। है, माना फल सलाद नारियल पानी वगैरह लेना है, दूध घी लेना है। बात समझ रहे हो आप मेरी? जी, कभी कभी तो घी ऐसे ही खाने से गैस बनने लगता है माता जी। कौन सा वाला घी खाया, देसी गाय का? हाँ, देसी गाय का ही किसी किसी को सूट नहीं करता है, जैसे खाली पेट अगर खा लिया तो उसका गैस बनने लगेगा। भाई, गैस बन रहा है या गैस को उखाड़ रहा है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो ऊपर से कुछ गरम लिया था। नहीं, गरम तो नहीं लिया था। हाँ, घी घी खाना है, माना गरम ऊपर से कुछ न कुछ पीना है। हरी सब्जियों का सूप बना के पियो, कोई दाल का पानी बना के पियो, हाँ। पत्तों का सूप, ये काढ़ा बना के पियो, कुछ भी, गरम दूध पियो हल्दी वाला। ऊपर से कुछ न कुछ पीना है। बाकी जहां जी। तक है, मेरे को न जाने कितना मैं खाती हूँ घी, गैस तो कभी नहीं होता। बाकी अगर शुरुआत में अगर किसी को इस पे कुछ हो रहा इस पे है। मैं कुछ बोलना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है, मैंने जो क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सबको, जो बाद में सुने वो भी सुने। क्योंकि मैंने ये समझा है कि ये जो गैस है वो असल में बचे हुए मल के सड़ने से निकलती है। जैसे आप देखोगे, अम, अम, मान लो राजमा है, आप उसको ना 12 घंटे रख दो, जैसे ही आप ढक्कन उतारोगे ना स्मेल आएगी बहुत गंदी, आती है कि नहीं? जी। वही वो सड़ा हुआ मल जो होता है हमारे पेट में या रेक्टम में, या रेक्टम से पहले छोटी आंत बड़ी आंत, सॉरी बड़ी आंत में पड़ा रहता है जब, तो वो सड़ के गैस बनाता है। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो गैस बनाएगा, और उसके ऊपर जब खाना जाएगा, क्योंकि मेरे साथ ये सब हुआ है, तो मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाता था तो मेरे को एक बात जरूर बोलता था आयुर्वेद वाला,
कि पहला खाना जब तक ना पचे तब तक दूसरा मत खाना। तो वो इसलिए बनती है। और इस ऑडियो का अब हम एंड करेंगे, बट उससे पहले एक और चीज, अभी आपने जो बोला ट्यूमर वाला, उसके ऊपर मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हो क्या रहा है कि हम केमिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं। इतना केमिकल है, इतना केमिकल है कि बच्चे जो हैं ठीक से एक तो पैदा नहीं हो रहे हैं तो बाद में उनको इशू हो रहे हैं। वो कोई भी इशू हो सकता है, फेस का, किडनी का, लीवर का, स्किन का, कुछ भी हो सकता है मतलब बच्चे के साथ। और मैंने तो देखा है, मतलब ऐसी ऐसी मेडिकल टर्म्स हैं माता जी, क्या बताऊं, इतने दुख की बातें हैं। कईयों के एक क्लब फुट होता है जिसमें पैर ही टेढ़े होते हैं बच्चे के पैदा होने पे। 5-5 साल तक उस बच्चे को जूते पहनने पड़ते हैं। दोनों जूतों के बीच में एक सरिया सा होता है स्टील का, जो उन दोनों शूज को बांध के रखता है, और पैर हिल नहीं सकते बच्चे के। और 20-20 घंटे बच्चे को वो जूते पहनने होते हैं। इसको क्लब फुट बोलते हैं। और ये बच्चे के अंदर मतलब अंदर ही ये हो जाता है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं बच्चों के साथ, बेचारों के साथ। और एक ना, क्योंकि ये चीज मैं रिकॉर्डिंग पे बोल सकता हूँ। जीवन जीवी पक्का शायद जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ। थैलामाइड करके एक चीज आई थी। एक मिनट में मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्पेलिंग क्या है। थैलोमाइड या थैलामाइड करके, थैलिडोमाइड है शायद। हाँ हाँ, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड जो चीज थी, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? हाँ, ठीक है। थैलिडोमाइड करके माता जी, ये ना प्रेगनेंसी के लिए एक यूएस गवर्नमेंट ने 50 और 60 के दशक में बनाया था। जब प्रेगनेंसी में सुबह उठ के मॉर्निंग सिकनेस होती थी किसी प्रेग्नेंट लेडी को। मॉर्निंग सिकनेस माने, मॉर्निंग सिकनेस होती है कि जैसे उठते ही चक्कर आना या घबराहट होना, जी मचलाना, इस टाइप का। तो जब भी ऐसा कुछ होता था तो उसके लिए ये ना, ये गोली या इंजेक्शन के फॉर्म में ये ड्रग बनाई गई थी। ठीक है जी। कि हाँ, एक और चीज है माता जी, हाँ यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, आप पहले वो आंसर कर दो फिर मैं क्लोजिंग करूंगा ये थैलिडोमाइड वाली बात बता के कि ये जो प्रेगनेंसी में लड़कियों को खुजली मचती है और उसके लिए वो ये गोलियां ठूसती हैं। सॉरी, मेरे को ऐसे बोलने की आदत है, आप बोलते ही हो कि दिल्ली वाला चक्कर है मेरा। तो ये जो खुजली मचती है प्रेग्नेंट लेडी को, उसका नेचुरल निवारण क्या है? खुजली कहाँ, पेट में? ये पूरे बॉडी पे? पूरे बॉडी पे मचती है, और उसके लिए वो सीधा डॉक्टर के पास जाती है और वो डॉक्टर सीधा उसको गोली पकड़ा देता है। देखो, अगर खुजली सारे शरीर पे मच रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर खून में परेशानी है। तो उसके लिए आप कुछ मत करो, धनिया पुदीने का काढ़ा डेली पियो, घी पीकर। और काढ़ा ज्यादा गर्म नहीं लेना है, गुनगुना लेना है। धनिया का ही पियो, पुदीने का ना भी पियो, धनिया का ही पियो। तो एक तो जीभ नहीं मिचलाएगा और सिकनेस नहीं होगी, और जो आपकी ये खुजली है वो भी कम होगी। और थोड़ा सा मूंग के बराबर 7 दिन फिटकरी का टुकड़ा लो हल्दी वाले दूध से। वो भी दूध गर्म नहीं लेना है, हल्दी भी बहुत थोड़ी डालनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में गर्म चीज कहीं मिसकैरेज न कर दे। इसलिए मैंने पुदीना भी हटवा दिया यहाँ, क्योंकि उबलने के बाद पुदीने की सासिस गर्म हो जाती है। और जिन बहनों को मोनोपोज का टाइम होना, वो धनिया पुदीने का काढ़ा बना के पिए रोज, तो बड़े आसानी से मोनोपोज हो जाएगा। नहीं तो बहुत तकलीफें होती हैं। तो उस बात को ध्यान में रख के मैंने पुदीना हटवाया, क्योंकि हमें मिसकैरेज भी नहीं करवाना। तो घी पी के और धनिया का काढ़ा भी गुनगुना पीना है, गरम नहीं पीना है। और चाय नहीं पीनी है, एक बूंद चाय कॉफी नहीं जानी चाहिए।
तो ये सारे हम क्या है, चाय छोड़ नहीं सकते, गोलियां खा लेंगे, तो गोलियां खा के तो और उलझोगे। तो मोनोपॉज के टाइम धनिया पुदीने का काढ़ा घी पी के इतना आसानी से लगाए। मेरी एक कजन थी, कहते दीदी बहुत परेशान हो जाती हूँ, बहुत हीट महसूस होती है आंखों में, शरीर में है, और पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, 2 महीने 6 महीने में आते हैं, और तकलीफ भी बहुत होती है। तो मैंने उसको धनिया पुदीने का काढ़ा बना के पी, घी पी के। तो कहती है अगर 4 महीने में भी आते हैं ना, उसके बाद उसके थोड़े रेगुलर भी हो गए, बाद में अगर 4 महीने में भी आ रहे थे ना, तो कोई दिक्कत हीट नहीं हो रही थी उसको। क्योंकि ये बात अलग है, उसका वेट जरूर बढ़ गया, क्योंकि खान पान भी है बिगड़ा हुआ, पैसे वाले लोग हैं, परहेज कर नहीं सकते। कुछ कुछ होते हैं ऐसे पैसे वाले भी जो परहेज करते हैं, ये नहीं है, पर खान पान पर उनका बिगड़ा हुआ है काफी। तो दिखावा भी आजकल बहुत है। तो बाकी उसके मोनोपॉज बहुत आसानी से हो गया। तो अगर आप खान पान भी सुधारोगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, नहीं तो मोनोपॉज के बाद वेट भी बढ़ जाता है। अब बताओ और क्या है। बहुत बढ़िया जानकारी। तो इस तरह से वो खुजली को कर सकती हैं ट्रीट। तो ये जो थैलिडोमाइड है माता जी, इसके बारे में ओपनली बोला जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यूएस गवर्नमेंट ने इसको निकाला, और अगर आप थैलिडोमाइड दिखेंगे कोई भी और गूगल इमेजेस पे जाएंगे तो आपको पुरानी फोटोज मिल जाएंगी बच्चों की, टेढ़े मेढ़े बच्चे, ठीक है, एकदम टेढ़े मेढ़े, छोटे हाथ, बड़े पैर, और मतलब मैं बता नहीं सकता, ऐसी ऐसी फोटोज हैं, ऐसी ऐसी। और आज भी उसमें से कुछ पेशेंट जिंदा है जो उम्र भोग के मरने वाले हैं या बूढ़े हैं। कोई व्हील चेयर पे है, अ, किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो ये जो मंटू भाई ने बोला था, इसके कारण कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी हैं। हवा में मॉइस्चर है, हवा में केमिकल है, जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, वो खराब हो गया है पूरा। ब्रेन इशू हो रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी स्मोक कर रही है, मतलब सिगरेट पी रही है। कल परसों की बात है, मेरी वाइफ ने इंस्टाग्राम पे एक लेडी को दिखाया कि उसने बताया भी, कह रही कि ये रोज एक डब्बी नॉर्मल बात थी इसके लिए। और कह रही कि उसका बच्चा था एकदम नॉर्मल, तो कह रही कि देखो बच्चे भी नॉर्मल है इसके। तो होता क्या है, एक सेकंड। तो होता क्या है कि हमें जब जब बच्चे नॉर्मल होते हैं तो हम लोगों को ही एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि देखो देखो सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता है। बट सिगरेट पीने से जब किसी को कुछ हो जाता है, किसी के बच्चे खराब हो जाते हैं, तो उसका भी एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हमें उल्टा काम करना ही क्यों है, हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए बच्चों के मामले में। इवन मैं तो बोलता हूँ, जब तक बच्चा आज की डेट में तो इतना बुरा हाल है कि जब तक बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता तब तक हम श्योर नहीं है कि बच्चे का क्या होगा, क्योंकि उसकी बॉडी ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है आज की डेट में। कई बच्चे चल नहीं पा रहे, और बहुत दिक्कत है, मतलब हाथ पैर, लंग्स लंग्स वीक हैं, बहुत वीक हैं लंग्स आज की डेट में बच्चों के। और एक और चीज ये है कि कौन सी चीज कब निकल के आ जाएगी जवानी में वो भी नहीं पता। ये भी एक दिक्कत चल रही है। मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद अचानक कौन सी चीज निकल के आ जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अरे उसके बाद फर्टिलिटी भी खराब बिगड़ सकती है बच्चों की। ऐसे बच्चों की फर्टिलिटी ना हो, क्या हाँ करोगे? कहना बहुत हाँ आसान है कि हाँ उसको कुछ नहीं हुआ, कल क्या होगा, गारंटी क्या है? हाँ बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं है माता जी। आज की डेट में समोसे, पूड़ी, हर चीज जो है, आप सोयाबीन के तेल में, ये तो नॉर्मल सोयाबीन का तेल तो बहुत नॉर्मल चीज है। राइस ब्रान ऑयल 3-3 4-4 बार रिफाइंड किया हुआ, हीट किया हुआ, पाम ऑयल, और आपका ये क्या नाम है इसका,
कॉटन सीड ऑयल, जो कपास के बीजों का तेल होता है, वो उसके पीपे आ रहे हैं और उसके ऊपर सिर्फ कोने में छोटा सा लिखा हुआ है कॉटन सीड ऑयल और उसका ब्रांड का नाम है, उसके ऊपर भगवानों की फोटो होती है। लो कर लो, के क्या बहस करोगे किसी के साथ, अब कर ही नहीं सकते। पर सच यही है कि इन सब चीजों से ही बच्चे खराब हो रहे हैं। आप सतर्क रहें, सब लोग कोशिश करें। कोशिश क्या करनी है, करना ही यही है कि कोल्लू से तेल खरीदें। हम बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं कि आज भी हमारी गलियों में कोल्लू है, और जो लोग कहते हैं कि मिलता नहीं है, वो लोग ढूंढें, कटोरा लेके या लालटेन लेके ढूंढें, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी बात पे हम एंड करते हैं इस चैट को। अ, सब लोग जुड़े, सवाल पूछे, सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वंदे मातरम। वंदे मातरम।